स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने बेहतरीन तरीके से करते आ रहे होंगे। मैं आज भी आप सभी के लिए एक बेहतरीन तरीका लेकर आए हैं जो क्लास 9 के क्लास को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। जो आपको क्लास से 9 का आज हम आप सभी को हिंदी पढ़ाने जाने वाले हैं। आज आप सभी का हिंदी के क्लास स्टार्ट होगा और वैसे भी आपको कोचिंग में आपका हिंदी के क्लास शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक के हमारे पता नहीं जानते हैं कोचिंग का तो जान सकते हैं। ऐसे कोचिंग हरदासचक के डुमरी जो मध्य विद्यालय स्कूल है उसी के समीप हमारा कोचिंग संस्था है। आप वहाँ पे हमसे आके संपर्क कर सकते हैं या अन्य माध्यम से जो हमारा ये 8409630049 ये हमारा इस पर्सनल नंबर, इससे भी आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को विलंब न करते हैं, आज का क्लास आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करते आ रहे हैं। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये आपका क्लास 9 का फर्स्ट दिन का आपका हिंदी का क्लास चल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को विलंब न करते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर जो आपका है कहानी का प्लॉट है। ठीक है, देखिए बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको पूरी तरह से आपको जिज्ञासा बताना चाहूँगा। ठीक है, कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी घर बैठ के भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक, और तैयारी बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करा जाऊँगा। थोड़ा वीडियो नहीं बन रहा था, थोड़ा तबीयत खराब चलने की वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रोजा चल रहा है, इसके वजह से हम सभी क्या है कि थोड़ा उसी में बिजी हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है कहानी का प्लॉट। फर्स्ट चैप्टर आपका है और फर्स्ट दिन भी आपका है। इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये कहानी के प्लॉट जो आपका कहानी है, ठीक है, वह एक प्रकार का मार्मिक कहानी है, उस सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, जिसके लेखक है आपका शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो इससे भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए देखिए शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले हम सभी आज देखेंगे शिव पूजन सहाय के जीवनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनके जीवनी के बारे में हम सभी आप सभी को बताने जाएंगे। ठीक है, कि इनके शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताइए। फिर इसके बाद हम आप सभी को कहानी के चैप्टर के में स्टार्ट आपको करेंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसके बाद वीडियो को विलंब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो चुका है, लिखा गया है। इसी के समक्ष में आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि शिव पूजन सहाय के बारे में, उनकी जीवनी कुछ हो। जीवनी मतलब होता है, देखिए एक बच्चा पूछा कि सर जीवनी मतलब क्या होता है। देखिए जीवनी मतलब होता है उनके बारे में पूरा का पूरा जानकारी लिखने। जैसे आप है, ठीक, जैसे आप आपके बारे में आपका पूरा नाम, पता, बाबूजी का नाम, आप कहाँ पढ़ते थे, क्या भी कर रहे हैं, सब आपका कहा की जीवनी हो गया। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोडाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इनका भी सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, बायोडाटा के बारे में समझेंगे, जीवनी के बारे में हम सभी देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शिव पूजन सहाय। ठीक, तो शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना के रूप में आपको नहीं लिखा गया, हम आपको यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट बना के आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप ऊपर उसको क्वेश्चन के रूप में लिखना है तो क्वेश्चन के समक्ष आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय के बारे में हम देखेंगे शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में हुआ था। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कि शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए ज्यादा अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि देखिए 9 क्लास है, 9 क्लास से तो कितना सारा बच्चा क्या करता है कि
नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो देखिए बाबू लोग, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th क्लास को जरूर पढ़िए, ठीक है। जब तक 9th क्लास को नहीं पढ़ेंगे तब तक 10वां क्लास में आपको अधिकतर समझ में आएगा, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 9th क्लास आपका बेस है 10वां क्लास का, ठीक है, इसलिए 9th क्लास जरूर पढ़िए, ठीक है। तो देखिए 9 यहाँ पे हम पढ़ रहे थे शिवपूजन सहाय के जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखिए जैसा कि बोर्ड के समक्ष यहाँ पर लिखा गया, आप उसमें से लिख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था बिहार, यानी कि अपना जो बिहार जिला है, ठीक है, उस बिहार के बक्सर जो जिला आपका है, ठीक है, उस बक्सर जिले में एक छोटा सा गांव आपका है। तो अब बहुत बड़ा गांव हो गया, उस समय तो बहुत छोटा सा गांव था, ठीक है। उस गांव का नाम है उनवास नामक, ठीक है। तो याद रखना है, उनवास नामक गांव में उनका क्या हुआ था कि शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ था, ठीक है। एक और जरूरी बात, अगर ऑप्शन के हिसाब से कुछ देखेंगे, ठीक है, कि अगर ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, ठीक, तो वहां पे हम लोग लिख देंगे कि जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, ठीक, कहाँ हुआ था, ठीक। तो हम आपको पूरा बताएं कि बिहार के बक्सर जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। अगर उसमें से सिर्फ पूछे कि किस जिला में हुआ था, तो आपको याद रखना होगा कि आपको वहां पे बक्सर जिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला? बक्सर जिला। और जब आपको गांव पूछेगा कि किस गांव में हुआ था, तो उस समय उसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उनवास नामक गांव में, ठीक। अगर जिला पूछेगा तो हम बक्सर जिला बता दिए। अगर राज्य पूछेगा, ठीक है, तो किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, तो बिहार राज्य में। तो राज्य तो बहुत कम पूछा है, ठीक है, ज्यादा पूछा हुआ है गांव और जिला आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ, याद रखना है, ठीक है। किनका? शिवपूजन सहाय जी का, ठीक। तो शिवपूजन सहाय जी का आपका बचपन का जो नाम था आपका भोलानाथ था, याद रखना है, ठीक है, भोलानाथ। इन्हें ये सोहन लाल, मोहन लाल, ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से ऐसा नाम देगा जो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि भोलानाथ की जगह पर आपका सोलानाथ हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ ऐसा नाम जो ऑप्शन के हिसाब से दे देगा, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इनके बचपन का नाम हो गया भोलानाथ। ये यहाँ से जो अभी पॉइंट आपको बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके जानने लिए बहुत जरूरी है, जो क्लास 9th के बच्चे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए 10वीं की परीक्षा पास करने पर बनारस की वकालत में नकलवीस की नौकरी की, आपको याद रखना जरूरी है। पॉइंट बना के आपको बताया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए जब ये 10वीं की परीक्षा पास कर गए, ठीक है, शिवपूजन सहाय जी, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी परीक्षा पास किए थे, तो 10वीं की परीक्षा पास किए थे, याद रखना है, ठीक है, कि 10वीं की परीक्षा पास जब वो कर गए तब वहां से वो कहाँ सीधे चल गए, बनारस की वकालत में करने गए। कौन सा नौकरी करने गए थे, आपको याद रखना है, नकलवीस की नौकरी करने गए थे, ठीक है। किस चीज का? तो नकलवीस की नौकरी करने गए थे। अब यहाँ पे 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा कि शिवपूजन सहाय जी, ठीक, यानी कि शिवपूजन सहाय कौन सी परीक्षा पास करने पर वकालत में गए थे, यानी बनारस की वकालत में गए थे। तो याद रखना उस समय 10वीं की परीक्षा पास करने, ठीक है। दूसरा इसी क्वेश्चन का बात बता रहे हैं कि 10वीं की परीक्षा पास करने पर शिवपूजन सहाय किस वकालत में गए थे, ठीक है, कहाँ के वकालत में गए थे, तो बनारस के वकालत में गए थे, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन इसी को पूछ देगा कि 10वीं की परीक्षा पास करने पर शिवपूजन सहाय जी, ठीक, बनारस की वकालत में कौन सी नौकरी करने गए थे, ठीक है। तो याद रखना है नकलवीस की नौकरी करने गए थे, ठीक है। ये आपको पॉइंट बना बना के आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के अध्यापक बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए लिखवाए हैं आपको, ठीक है। हमने देखिए जो भी बच्चे हैं क्लास में उनको 10वां क्लास के यानी कि 9 क्लास में हमने नहीं लिखवाया, ठीक है, लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसी जानकारी होता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं तो उनको तो भाई बताना जरूरी है ना। देखिए क्लास में भी आप चिंता मत कीजिए, आप लोग को भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सबका पढ़ाई बराबर होता है। तो याद रखना है किस सब्जेक्ट के थे, यानी कि किस विषय के वो अध्यापक बने थे, तो हिंदी भाषा के, यानी कि जो हम आप सभी को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसी हिंदी भाषा के वो क्या थे कि अध्यापक थे, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में सरकारी नौकरी से त्याग पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि शिवपूजन सहाय जी, ठीक, या शिवपूजन सहाय, ठीक है, किस आंदोलन के प्रभाव से सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो कौन सा आंदोलन था, तो असहयोग का आंदोलन था, ठीक है।
देखिए मैं कुछ असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ आप सभी को टिप्पणी कर देता हूँ, कुछ असहयोग आंदोलन के बारे में आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको याद में रखिएगा, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका, याद रखना है, असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था वो आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक। किसके द्वारा हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा हुआ था, याद रखना। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको यहाँ से बताते चलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है। किस किनके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था आपका बिल्कुल कहा था कि सत्य और अहिंसा पर लड़ाई होने वाला था, ठीक है, और हुआ भी, ठीक है। इसमें आपको अहिंसा की कोई भी बात आपको नहीं किया गया था, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको अहिंसा का बात किया गया था, हिंसा का बात नहीं किया गया था, याद रखना है, ठीक है। कब? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, तो उसी आंदोलन के प्रभाव में आपका, यानी कि जब वो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी क्या करेगा जब उसके देश पर आपको कहा कि कोई दुश्मन प्रभाव करेगा या दुश्मन कोई हमला करेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो भी जनता लोग होंगे, ठीक है, उनमें क्या हुआ कि एकता हो जाएगा, ठीक है, जागरूकता फैलना शुरू हो जाएगी कि मैं भी अपने देश के लिए क्या करूँ, कुछ ना कुछ जरूर करूँ, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके ही गांव में कोई आ गया, ठीक है, आपके ही गांव में कोई आपका चोर आ गया, ठीक है, तो लोग क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर कर उसको खूब पीटते हैं। लेकिन गांव में एकता होती है ना, कुछ किसी घर में क्यों नहीं, उसी इसी के घर में, ये आपको अलग की बात, मान लीजिए किसी घर में आग ही लग गया, तो वही सिर्फ क्यों क्यों नहीं आपको घर में आग जो लग जाता है वही सिर्फ के आपको क्या करता है कि आग को बुझाता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। गांव के आसपास में भी बहुत से उधर से लोग भी आकर क्या करते हैं कि आग को बुझाते हैं, उसकी मदद करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, एकता है। ठीक उसी प्रकार देखिए कोई भी अगर किसी भी देश पर आक्रमण होता है या कोई भी, जिससे गांव वाला आपको हम बता रहे थे, ठीक है, थोड़ा बफरिंग करने लगा है, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए होता ये है कि हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि गांव में जो कोई भी आपका कोई भी परेशानी होता है, ठीक है, तो वहाँ के लोग एकता आपका जागरूकता फैलती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि वो आपको लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं कि उसको दूर करते हैं। जैसे कि हम आपको एक आग का एग्जाम्पल बता रहे थे कि अगर किसी के गाँव में आग लग जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, किसी के गाँव में आग लग जाती है तो वहाँ के आसपास में लोग के आपको उस आग को बुझाने या इसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्यों नहीं, वही सिर्फ गांव के वो अकेला ही क्यों नहीं आग को बुझा पाता है, ठीक है। तो ये आपका, तो ठीक उसी प्रकार आपका शिवपूजन सहाय जी भी क्या है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उनके प्रभाव से आप उन्होंने क्या किया कि वो भी अपने मन के अंदर अपने देश के लिए जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर फिर उन्होंने क्या किया कि उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ उन्होंने दिया। ये था आपका ये पॉइंट। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे आपका है इनकी प्रमुख प्रतिष्ठित पत्रिकाएं के बारे में हम आप सभी देखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रतिष्ठित पत्रिका मतलब क्या होता है ये आपको देखिए। पहले क्या था कि अखबार बहुत ही कम निकले, जैसे कि अभी आपको देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हर एक के बहुत सारा अखबार आपको निकलने आ गया, जैसे कि हमारा भी खुद का पर्सनल अखबार आपको निकलता है न्यूज प्रसार, ठीक है, और इसके बाद दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, आज है, बहुत सारा अखबार आपको है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार उस समय क्या था कि बहुत कम अखबार आपका निकला जाता था, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको पत्रिका निकलता था, जो अब आज हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि उस समय भी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 4 प्रतिष्ठित मतलब का जो प्रचलित हुआ था, जो मशहूर हुआ था उस समय, ठीक है, तो इनकी 4 प्रमुख क्या थे कि पत्रिका आपको देखने को मिला था, ठीक है। पहला पत्रिका आपका जागरण, ठीक है, याद रखना है, ठीक। दूसरा आपका हिमालय, तीसरा आपका माधुरी और चौथा आपका बालक। ये 4 उनकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका थी। उन्होंने भी पत्रिका निकाला था जो आपको चारों का चारों बहुत ज्यादा प्रचलित, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है जागरण, हिमालय, बालक, माधुरी, ठीक है, चारों का चारों का इनकी प्रमुख प्रतिष्ठित पत्रिका का, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संस्थापक यानी कि संपादक मंडल में भी शामिल थे, ठीक है। तो हम आपको ये समझा रहे थे, ठीक है, देखिए हाँ कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतलब हिंदी भाषा की सबसे मशहूर जो आपका कोई था पत्रिका, वो था आपका मतवाला, ठीक है। उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस मतवाला के संपादक मंडल में संस्थापक भी कह सकते हैं और उसके सदस्य भी वो थे,
ठीक है, याद रखना है। यानी कि हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा कोई उस समय पत्रिका प्रचलित हुआ था, यानी प्रतिष्ठित थी, तो वो था आपका क्या, मत वाला। तो उस मत वाला में भी क्या था कि उन्होंने संस्थापक थे या संस्थापक मदद में काम करते थे या उसमें सदस्य थे, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला अगला इनका है देहांत के बारे में दिया गया, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 9th क्लास के बोर्ड में आता है। ठीक है, 1963 में यानी कि 1963 ईस्वी में क्या हुआ था कि इनका देहांत हुआ था। ठीक है, शिवपूजन सहाय जी का मृत्यु, देहांत मतलब क्या, मृत्यु हो गया या वो मर गए। ठीक है, तो कब मरे थे, तो 1963 ईस्वी में मर गए थे, इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी एकमात्र उपन्यास थी देहाती दुनिया। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में मात्र एक ही उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। ठीक है, तो देहाती दुनिया क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। ठीक है, कि देहाती दुनिया क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि देहाती दुनिया क्या है। ठीक, ऑप्शन में आपका देखिए कहानी, कविता, उपन्यास, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, तो ऑप्शन में हमेशा याद रखने की एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। इनके द्वारा देहाती दुनिया लिखा है तो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा है। ठीक है, उनका मात्र यही क्या था कि एक ही मात्र उनका उपन्यास था जो उन्होंने जिंदगी में मस्त एक ही मात्र लिखा था उपन्यास, जिसका नाम था आपका देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया जो आपका था, अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपको बताएंगे। देखिए देहाती दुनिया कहने से ही मालूम चल रहा है कि देहात के बारे में मतलब यानी कि गांव जवाड़ का समाचार आपका, उसमें कुछ गांव जवाड़ के बारे में आपको बताए होंगे देहाती दुनिया। ठीक है, तो देहाती दुनिया जो थी यह एक प्रकार का मार्मिक कहानी था, याद रखना है। ठीक है, मार्मिक यहाँ पे लिख देते हैं, मार्मिक। ठीक, या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश के भी। ठीक, ग्रामीण परिवेश, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है 9th क्लास के बोर्ड में। ठीक है, तो जो देहाती जो दुनिया थी वो क्या था, तो देहाती जो दुनिया था वह एक प्रकार का उपन्यास था, और उस उपन्यास में किसके परिवेश का वर्णन किया गया है, तो ग्रामीण के परिवेश के, यानी कि ग्रामीण दुनिया के बारे में उन्होंने शिवपूजन सहाय जी ने उस देहाती दुनिया में लिखे हैं। ठीक है, और मार्मिक कहानी, देखिए मार्मिक कहानी मतलब होता क्या है ये आपका जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए तो मार्मिक कहानी मतलब होता है कुछ ऐसी कहानियां होती है जिसको सुनकर, पढ़कर हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, हमारे दिल को छू जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्मिक कहानी। ठीक है, तो जब ये कहानी के प्लॉट जो उसका चैप्टर है ये भी आपको एक प्रकार के क्या है, मार्मिक ही कहानी है। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे आपको। ठीक है, मार्मिक कहानी है ये भी। ठीक, तो जब ये कहानी को पढ़िएगा ना तो आपके पूरे दिल को छू जाएगी कहानी आपको। ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से कहानी भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो उसका भी कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं, और आपके पास 9th क्लास का किताब होगा, ठीक है, हिंदी का आपका गोदरी, ठीक है, सरकारी एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको आप अच्छी तरह से घर बैठ के जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको जबरदस्त कहानी है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपको आपको दिल को भी छू जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ, आशा करते हैं कि आपको समझ में हो गया। ठीक है, और भी बताते हैं, फिलहाल आपको क्या कीजिए, इतना इसको लिखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए इतना लिख लिए होंगे, अब इसके में आगे में आप सभी को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लोग जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, और दूसरे के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वीडियो और अच्छा लग रही है तो जो देखने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे, इसके बाद में आपको देहाती दूरी तक बता दिए थे, इसके बाद मुंडमाल और कहानी के प्लॉट दोनों का की मार्मिक कहानी है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो ये आप कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहानी के प्लॉट, और आपका एक और इसमें जिक्र किया गया है मुंडमाल। ठीक है, ये भी कहा है कि दोनों मुंडमाल भी जो है आपका शिवपूजन सहाय जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपका क्या है कि एक प्रकार का मार्मिक कहानी है। ठीक है, याद रखना है, मार्मिक कहानी मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि वैसी कहानियाँ जो क्या होता है जिसको पढ़ने पर, सुनने पर हमारे दिल को छू जाती है, या हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, या हमारे मन को भा लेती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्मिक कहानी है।
ठीक है। तो दोनों को दोनों यानी कहानी का प्लॉट जो पढ़ने वाले चैप्टर ए भी और आपका एक अन्य आपका कहानी का जिक्र किया गया है जिसका नाम है आपका मुंडमाल, ये दोनों को दोनों आपको कहानियाँ आपका मार्मिक कहानियाँ के अंतर्गत में ही आता है। ठीक है, आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, ठीक है। यानी कि उन्होंने बहुत सारे किताबों लिखे थे, बहुत सारे कहानी लिखे थे, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने लेख भी लिखा था, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित यानी कि कौन कौन सी उनकी रचना है, ठीक है। तो हम तो आपको एक बार आप सभी देख लीजिए, ठीक है, मैं तो आपको बताइए करूँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो दो तो आप ऊपर ही पढ़ लिए थे, ठीक। पहला कहानी का प्लॉट, ठीक, और दूसरा आपका मुंडमाल पढ़ लिए, ठीक। तीसरा आपका देहाती दुनिया, ठीक। एक्स्ट्रा आपको किताब में दिया है, ठीक है। तो अगर 3 भी लिख दीजिएगा एग्जाम में तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जरूरी है कि याद में रखिएगा। चौथा ग्रुप में हम लोग ले सकते हैं विभूति, ठीक, और पांचवा के रूप में ले सकते हैं दो घड़ी, ठीक। वे दिन वे लोग बिंब प्रतिबिंब, ये सभी के सभी क्या है कि शिवपूजन सहाय जी की प्रमुख रचनाएं के अंगत में आपका आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब और मुंडमाल आदि, ये सभी के सभी क्या है कि शिवपूजन सहाय जी की प्रमुख रचना है, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने की कोशिश की, जिसके बाद में आगे आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। जो आपके लिए आगे जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको ध्यान समझना है। देखिए इनके रचनाओं का संकलन जो है शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा क्या की प्रकाशित है, ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान समझ। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो भी शिवपूजन सहाय जी का जो भी रचना उन्होंने किया, ठीक, उन्होंने एक नाम दिया उसको, ठीक है, उसको क्या नाम है, ठीक है। तो शिवपूजन रचनावली नाम, यानी कि ऐसे सिंपल भाषा में पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, कि शिवपूजन सहाय जी के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो शिवपूजन रचनावली कहलाता है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि जो भी शिवपूजन रचनावली है वो कितने खंडों में बांटा गया है, तो 4 खंडों में, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको लिखा है 4 खंडों में विभाजित, ठीक, यानी कि 4 खंडों में वो बांटा गया है शिवपूजन रचनावली को, ठीक। और आगे क्वेश्चन पूछेगा शिवपूजन रचनावली जो 4 खंडों में विभाजित है वो कहाँ से प्रकाशित किया गया है, ठीक। तो अगर शहर का नाम देगा, ठीक है, तो पटना शहर में प्रकाशित किया गया, यानी कि जो भी शिवपूजन रचनावली है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, ये बिहार राष्ट्र भाषा परिषद क्या है कि एक प्रकार का जो भी रचनाएं कोई भी लेखक लिखते हैं, ठीक है, तो उनको रचनाओं को क्या किया कि प्रकाशित करने वाला एक संस्था होती है, ठीक है, जो हमारे बिहार में भी मौजूद है, ठीक है, जो पटना में आपका मौजूद है, उसका नाम है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। उसी परिषद के माध्यम से उनके शिवपूजन जो रचनावली है वो प्रकाशित हुआ था, ठीक है। याद रखना है कहाँ से, तो पटना शहर से, ठीक है। ये था आपका शिवपूजन सहाय जी के बारे में उनकी पूरी की पूरी जीवनी। अब हम लोग आगे आते हैं चैप्टर के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा, और फिर इसके डे 2 यानी कि दूसरे दिन जरूर देखना ना भूले, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहानी के प्लॉट जो चैप्टर आपका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए कि यह एक प्रकार का ऐसी कहानी है जो नारी से संबंधित है, नारी यानी कि महिलाओं से संबंधित है। हम सभी समाज में देखते हैं कि कोई भी नारी जो होती है, ठीक है, उस नारी को कोई भी समान इज्जत से इज्जत नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसको कम उम्र में शादी अभी देखने को मिल रहा है, शादी हो भी रहा है तो दहेज प्रथा, यानी कि जो भी दहेज के लिए क्या किए कि शादी, बहुत सारे लड़कियों का शादी ना हो पाना, ये भी हमारे समाज के लिए क्या है कि एक क्रूरता का शिकार आपका है, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी हमारे समाज में जो भी नारी देखने को मिलती है, ठीक है, शादी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ के समाज में जब वो ढल जाती है, चली जाती है, तो वहाँ भी उसको कई सारे पीड़ाओं को सामना करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे उसके कष्टों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि
आप सभी आइंदे सुनते आ रहे होंगे, आप सभी अखबारों में, टीवी के माध्यम से कि फलाना गांव में एक फलाना लड़की को दहेज के लिए क्या किया गया कि मार डाला गया, जिंदा जला दिया गया, ठीक है। उसके घर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। ये सब क्या है कि हमारे समाज की जो भी कोई नारी है, उस सब नारी की सामाजिक कुरीति का शिकार होते जा रही है, ठीक है। तो मैं सोनू सर आप सभी को बस यही बात बोलूँगा, अंतिम बात, ठीक है, कि कोई भी नारी है उस नारी का आप समान इज्जत करें, ठीक है। अगर आपके घर में कोई माँ बहन भी है उसको भी समान इज्जत करें, ठीक है। अगर उसका शादी भी हो जाएगा, आपके घर में कोई आई भी है नारी बनकर, ठीक है, उसका भी आप समान इज्जत करें, समान आप क्या कीजिए कि उसका व्यवहार करें, जैसे कि आप नॉर्मल अपने घर में करते हैं, ठीक है। मैं बस यही कहूँगा। और खासकर दूसरा जरूरी बात, दहेज प्रथा के लिए नारी के घर पर ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सभी क्या है कि युवा पीढ़ी के लोग हैं, अगर आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या होगा कि आपका अच्छा होगा, ठीक है। आने वाली पीढ़ी भी समझे कि दहेज प्रथा कितना क्या है कि क्रूरता का शिकार होती जा रहा है, हर एक नारी के लिए क्या है कि एक प्रकार का श्राप बन चुका है। इसी की वजह से क्या हो पा रहा है कि अधिकतर लड़की लोग का शादी नहीं हो रहा है, शादी हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके साथ बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं बस से यही बात बोलूँगा कि अगर समाज में कोई भी नारी है, ठीक है, उस नारी को समान आपका इज्जत करना है। आइन दिनों आप सभी सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि 4 साल की बच्ची के साथ आत्महत्या कर दिया गया, रेप कर दिया गया उसके साथ, ठीक है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो हमारा सामाजिक कुरीति का है कि बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप सभी क्या कीजिए, थोड़ा उसको सुधारने की आप सभी सुधारेंगे, मिलकर जब तक नहीं सुधारेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं सोनू सर बस से अंतिम में यही बात बोलूँगा, कोई भी नारी है उस नारी का समान इज्जत करे, ठीक है। अगर आपके घर में कोई नारी भी है, माँ बहन है, या अगर आपके बहन भाई का शादी हो गया है, ठीक है, तो जो भी आपके भाभी है उसकी समान इज्जत करें, मैं बस यही विनती करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। इसके साथ ही और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि दूसरे के माध्यम से भी आपको मालूम चले कि हाँ पढ़ाई शुरू हो चुका है। क्लास 9th का आज आपका हिंदी का क्लास 9th का डे 1 था, ठीक है। कल हमारे साथ जुड़ना ना भूले। धन्यवाद। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इतना जुड़े। धन्यवाद।